मेरा नाम सलीम है। मैंने मोहब्बत की शादी की थी। अम्मा अब्बा से मुखालफत मोल लेकर सफीना को अपनाया। वो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती थी। हमारी मोहब्बत 4 दिन की थी, मगर इस कदर शदीद कि मैं इसे खोने से डरने लगा था। मैं चाहता था कि वो हर हाल में मेरी हो। मेरी मोहब्बत की शिद्दत और गहराई महसूस इसने भी की, तभी तो वो खींचती चली आई थी। मैंने इससे इकरार मोहब्बत किया तो इसने मेरा प्रपोज़ल कबूल कर लिया, मगर इसे लगा था कि शायद हम अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद और मेरी नौकरी लगने के बाद कहीं जाकर शादी करेंगे। मगर मुझ पर तो इश्क का भूत सवार हुआ था। मैंने एक दिन भी सब्र न किया और इसी दिन इसे कोर्ट में ले जाकर खड़ा कर दिया। अब आर या पार, तुम बताओ, मैंने अपने जोश को दबाते हुए कहा। तो वो कुछ हैरान हुई। शायद वो इस अचानक फैसले से डर गई थी। अभी इतनी जल्दी क्या है? शादी आराम से घर वालों को मनाकर करेंगे। इसने मुझे समझाने की कोशिश की, मगर मैं समझने समझाने से कहीं आगे था। अभी या फिर कभी नहीं। तो वो इनकार ना कर सकी। ठीक है, करते हैं, इसने दोनों हाथ आपस में रगड़ते हुए कहा। मैं खुश था कि इसने मुझे मायूस नहीं किया। निकाह करते ही मैं इसे घर ले आया और अम्मा अब्बा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। ये आपकी बहू है। अम्मा अब्बा ने हैरत से इसे देखा और फिर मुझे देखा। ये क्या कह रहे हो तुम ऐसा कैसे मुमकिन है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें अपनी बहन के अरमानों का भी ज़रा ख्याल ना आया? अम्मा फिक्रमंदी से बोली। तो मैं चौंक गया। मेरी बहन और मेरा रिश्ता वटे सटे की बुनियाद पर तय था। मेरा जिससे रिश्ता तय था वो मेरी खाला की बेटी थी। वो बिल्कुल जाहिल थी और मुझे एक आंख नहीं बहाती थी। यूनिवर्सिटी से पहले दिन ही मेरा दिल सफीना पर आ गया था, जबकि आखिरी साल तक हमारे दरमियान इकरार इकरार इनकार सब कुछ हो गया था। अपनी मोहब्बत में मगन अपनी बहन के रिश्ते के बारे में तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था। मैंने शादी की जल्दी इसलिए की थी कि कहीं अम्मा अभी अब्बा मेरी शादी ज़बरदस्ती इस लड़की से न करवा दे जिससे मेरा रिश्ता तय था। पर मैं अपनी बहन के रिश्ते के बारे में मैंने एक बार भी ना सोचा। मैं कितना खुदगर्ज था जो अपनी पसंद की लड़की को बीवी बना कर ले आया। फिर वही हुआ जिसका डर था। खाला ने फ़ौरन अपने बेटे का रिश्ता मेरी बहन से ख़त्म किया और इसकी किसी और लड़की से शादी भी करवा दी। मेरी तरह उन्होंने भी अपने बेटे की शादी करने में बेहद जल्दी की और हमने सोचने समझने की मोहलत भी ना दी, जैसे कि वो शादी की तैयारी पहले से ही करके बैठी हों। पर अब क्या हो सकता है? मैं मुजरम ठहराया गया था। मेरी वजह से मेरी बहन का मुस्तकबिल दांव पर लग गया था। मैं तो ख़ताकार और मुजरम था ही, मगर सफीना बगैर किसी जुर्म के ही मारी गई थी। इसका जुर्म ये था कि इसने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर मुझे निकाह के लिए मजबूर किया था। हकीकत इसके बरक्स थी। ये मैं जानता था कि मोहब्बत की शुरुआत भी मैंने ही की थी, जबकि निकाह का शोशा भी मैंने ही छोड़ा था। मगर अम्मा अब्बा ये हकीकत तो ना जानते थे और ना सुनने को तैयार थे। सारे ख़ानदान को मालूम था कि सबा का रिश्ता तय है। इस लड़के से रिश्ता टूटने के बाद भी ख़ानदान में से सबा के लिए कोई रिश्ता ना आया। ख़ानदान से बाहर लड़की देने का हमारे यहाँ रवाज ना था। फिर भी मेरी बात को बदलने चला था। जब मैं अपने लिए गैर ख़ानदान से लड़की ले आया था तो फिर मेरी बहन भी गैर ख़ानदान में चली जाती तो इसमें क्या हर्ज था? ये सोचकर मैं ख़ानदान से बाहर इसके लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। अम्मा अब्बा तो एक तरफ वो खुद ही शादी ना करना चाहती थी। मुझे नहीं मालूम था कि इसकी आंखों में इसकी मोहब्बत के दीप जलते थे। मैंने वो दीवे जलते हुए तो ना देखे थे, मगर बुझते हुए वाज़िया देख सकता था। मैंने ना सिर्फ इसके अरमानों का बल्कि इसकी मोहब्बत का ही गला घोंट दिया था। मैं शर्मिंदा था। अपनी बहन के जज्बात को कुचलने और इसकी खुशियाँ छीनने के जुर्म ने मुझे मुजरम बना दिया था। तभी मैं अपने घर में अपने माँ बाप के हाथों अपनी बीवी की दुर्गत बनते देखता, तब भी कुछ ना कह पाता। घर में सफीना को सबसे पहले कबूल करने वाली मेरी बहन ही थी। इसके बड़ेपन का मैं मज़ीद कायल हो गया। ये सौदे ना तो ज़बरदस्ती की बुनियाद पर होते हैं, न मर्ज़ी के बगैर बांध सकते हैं। तुमने जो किया ठीक किया, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं। मेरी बहन ने मेरे मुजरम को फ़ौरन ही माफ़ कर दिया था। मैंने सफीना को पहले दिन ही एक बात समझाई थी कि मुझसे गलती हुई है। मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई कसूर नहीं, पर अब हम एक हैं। मेरे हिस्से की डांट तुम्हें सुननी भी पड़ेगी तो चुपचाप सुन लेना। मेरे माँ बाप और बहन मेरी वजह से बहुत दुखी हैं।
इन्हें मज़ीद दुख न देना। सफ़ीना ने तो जैसे मेरी नसीहत पल्लू से बांध ली थी। इसने सब्र इस्तिकामत का वो दामन हाथ में थामा कि मैं भी हैरान था। अम्मा इसे गालियों से भी नवाजती तो वो ना बोलती। मैं अपनी सादतमंद बीवी पर वारी कुर्बान जाता। वो एक अमीर व कबीर घराने से तल्लक रखती थी, माँ बाप की लाडली इकलौती बेटी थी, मगर इसने अपने बाप की इज्जत पर जो दाग लगाया था, इसके बाद से वो अपने माँ बाप की नज़रों में अपना मुकाम खो चुकी थी। मुझसे कोर्ट मैरिज करने के बाद तो इसके माँ बाप कभी इससे मिलने आए ना वो कभी मिलने गए। एक तो इसकी फर्माबरदारी और दूसरे इसकी अपने मैके से दूरी अम्मा को मज़ीद शेर कर गई। वो इसे तंग करने का कोई मौका हाथ से न जाने देती। मैं चुपचाप तमाशा देखता रहता। अपने तौर पर मैं इसको जितना सुखी रख सकता था मैंने रखने की कोशिश की, मगर अम्मा इसका दिल जलाने को काफ़ी थी। वो हमारी कोई खुशी खुशी न रहने देती, बल्कि हर मौके पर सफ़ीना को जलील करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लिया करती थी। अकेले में सफ़ीना को तसल्लियाँ दिलासे और रोने के लिए अपना कंधा भी देता, मगर अम्मा के सामने तो मेरी खुद की बोलती बंद हो जाती। वो इतनी परिहुश थी, मैंने इस मेरी माँ के ख़िलाफ़ भी कोई गिला शिकवा ना किया। सफ़ीना अम्मा तो नहीं बलाखिर अब्बा का दिल जीतने में कामयाब हो गई। अब अब्बा दबे लफ्ज़ों में इसकी वकालत करने लगे थे। वो इसी पर खुश थी। इसे पूरी उम्मीद थी कि एक न एक दिन वो अम्मा का दिल जीतने में भी कामयाब हो जाएगी। मेरी बहन से इसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो खुद को मेरी बहन का मुजरम मानती थी और इसकी दिलजोई में लगी रहती थी। अगर मेरी बहन की शादी हो जाती और वो अपने हिस्से की खुशियाँ पा लेती तो शायद सफ़ीना और मेरा पछतावा, जबकि अम्मा का दुख भी ख़त्म हो जाता और हम जिंदगी ज़्यादा बेहतर अंदाज से गुजार सकते थे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसे कोई अच्छा रिश्ता ना मिला और ना ही वो शादी के लिए राज़ी हुई। अल्लाह ने शादी के 3 साल बाद हमें एक बेटी से नवाजा। हमारी बेटी मरियम थी। इसने हुस्न और खूबसूरती में सफ़ीना को भी पीछे छोड़ दिया। मैं इस पर सदके वारी जाता। ज़िंदगी मुकम्मल थी। वक्त के साथ सब ठीक होता जा रहा था। अम्मा अब्बा बीमार रहने लगे। सफ़ीना ने इनकी खिदमत में कोई कमी न छोड़ी। मुझे सफ़ीना से शादी करने पर फ़ख्र महसूस होता। ताहम दूसरी तरफ सुनने में आया कि मेरी खाला की बेटी जिससे मेरा रिश्ता तय था, इसने अपने बूढ़े सास ससुर को घर से निकाल दिया था। बीमारी के दिनों में अम्मा का ख्याल रखने पर सफ़ीना ने अम्मा का भी दिल जीत लिया। अम्मा को अच्छी तरह एहसास हो गया कि सफ़ीना की सूरत में इनके घर में कौन सा कीमती नगीना मौजूद था। अम्मा ने सफ़ीना से किए गए जुल्म की हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। शायद अम्मा को इसी माफ़ी की मोहलत दी गई थी, क्योंकि दोनों सास बहू के तलकात बेहतर होते ही एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से सफ़ीना इस दुनिया से हम सबको रोता भलकता छोड़ के चली गई। मुझे इसकी मौत का यकीन ना होता। मेरा तो वहम गुमान में भी ना था कि वो अचानक हमें यूँ छोड़ जाएगी। मेरी बेटी मरियम सारा दिन इसे घर में इधर से उधर तलाश करती फिरती। वो इस वक्त 7 बरस की थी। मैं तो खुद को ही नहीं संभाल पा रहा था, अपनी बेटी को कैसे संभालता। अम्मा अब्बा और मेरी बहन ने मिलकर मेरी बेटी को संभाला और मुझे हौसला दिया। मगर सफ़ीना के जाने के बाद तो जैसे मुसीबतों और दुखों ने हमारी दहलीज पर डेरे जमा लिए थे। सफ़ीना की मौत के 2 बरस बाद अम्मा और अगले ही बरस अब्बा भी सफ़ीना के पीछे पीछे चले गए। शायद मुझसे ज़्यादा इन्हें सफ़ीना से प्यार हो गया था। मरियम की तालीम और तरबियत का बेड़ा मेरी बहन ने उठा लिया। वो हम दोनों की जीने की उम्मीद थी। मेरी इसमें जान बसती थी, जबकि इसकी फूफो इसे माँ से बढ़कर चाहती थी। अपनी माँ की ममता से मरहूम मरियम फूफो की गोद में छुप जाती। मेरा दिल करता कि मैं इसकी दुनिया जहान की हर ख्वाहिश पूरी करूं, मगर वो सफ़ीना की बेटी थी। सब्र व अज़म का भरपूर पैकर इसने कभी मुझे बेजा फरमाइश बताकर तंग नहीं किया था। बड़े होते ही इसने घर के कामों में अपनी फूफो का हाथ बटाना शुरू कर दिया। वो बेहद खूबसूरत थी, जबकि इसकी तबीयत में शाइस्तगी और मासूमियत थी। छोटी सी उम्र में ही इसकी काफ़ी रिश्ते आने लगे थे। मैं जल्द अज जल्द इसे रुखसत करके इसका घर आबाद करना चाहता था। एक बाप की तरह मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि वो अपने घर में खुश व खुर्रम और हंसती बसती रहे। अभी इसका एफ ही मुकम्मल हुआ था कि मेरे दफ्तर में काम करने वाली साथी ने मेरे मरियम से अपने बेटे का रिश्ता मांग लिया। वो मरियम को मेरे साथ कॉलेज जाता कई बार देख चुके थे। अब वो अपनी बीवी को मरियम से मिलवाना चाहते थे। मैंने बाखुशी इन्हें घर बुला दिया। इनका लड़का पढ़ा लिखा और अच्छी पोस्ट पर था, जबकि उम्र भी कुछ ज़्यादा ना थी।
लड़के की माँ बहन को भी मरियम पसंद आई थी। मैं लड़की के बाप को अच्छी तरह जानता था, हम बरसों से एक ही दफ्तर में काम कर रहे थे। इनकी आदत व इतवार और फितरत बेहतरीन थी, जबकि लड़के में भी किसी किस्म की कोई कमी ना थी। तो मैं इस रिश्ते पर क्या एतराज़ उठाता। लिहाजा अपनी बहन के मशवरे से और मरियम की राय से मैंने ये रिश्ता कबूल कर लिया। मैंने मरियम से दोस्ताना अंदाज में भी पूछ लिया था कि अगर इसे कोई और लड़का पसंद है तो वो बता सकती है। मैं इन बापों में से नहीं हूँ जो बेटियों को इनकी पसंद का हक न दे सके। मगर मरियम ये कहकर मेरा दिल शाद कर दिया कि इन्हें नहीं बाबा, आप फिक्र न करें, आपकी पसंद मेरी पसंद है। वक्त इतनी जल्दी गुजर गया कि कल तक मरियम मेरे इस्तकबाल को भाग कर बाहर आती और अपनी चॉकलेट का इंतज़ार करती। आज अपने बाप की दहलीज से रिख्सत हो चली थी। मरियम चूँकि मेरी ज़िंदगी की वाहिद खुशी थी, लिहाजा इसकी रुखसती का मेरे लिए बेइंतहा दुखी लम्हा था। वो बिन माँ के पली थी। वैसे तो मेरी बहन ने इसे बेहद लाड और प्यार दिया था, मगर माँओं के बगैर पलने वाले बच्चों में जो समझदारी और मैच्योरिटी होती है वो इसमें मौजूद थी। शादी की तैयारियां हो चुकी थी। इसकी फूफो ने तैयारी की तमाम जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। वक्त इतनी जल्दी गुजर गया और मरियम की रुखसती का दिन आ पहुंचा। मैं इसकी सर अपने सीने से लगाकर अश्कबार था। सफ़ीना की निशानी आज मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं इसकी दायमी खुशियों के लिए दुआ गो था। घर बिल्कुल सोना हो गया था। मेरी बहन सारा दिन घर में इधर से उधर भला वजह घूमती रहती, जबकि मैं दफ्तर से आने के बाद अपने बिस्तर पर उदास पड़ा रहता। मरियम अपने शोहर के साथ मिलने आई थी। इसका शोहर भी बहुत खुश था। वो बेहद खुश थे। इन दोनों के खिश देखकर मैं भी मुतमिन हो गया। मरियम पर घर की जिम्मेदारियां पड़ी तो इसने आना जाना कम कर दिया। मैं भी इससे ज़्यादा तंग ना करता कि वो बार बार मुझसे मिलने आए। मैं बस यही चाहता था कि वो अपने घर में खुशबाश रहे और ससुराल में अपना दिल लगाए, ना कि मैं किसी दहलीज पकड़ कर बैठी रहे। अल्लाह ने इसे बहुत जल्दी खुशखबरी सुना दी। अपनी तबीयत की खराबी के बायस वो बहुत ही कम आती। मैं दफ्तर में इसके ससुर से इसकी खैरियत मालूम कर लिया करता था। इसने एक बेटी को जन्म दिया तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं खुद को रोक ना सका और अपनी बहन को लिए इससे मिलने अस्पताल जा पहुंचा। इसकी बच्ची बिल्कुल इसकी जैसी थी। मुझे तो यही लग रहा था कि मेरी मरियम एक बार फिर से आ गई है। मैं कितनी ही देर बच्ची को गोद में लिए बैठा रहा। इसकी सास ने इसे मेरी गोद से लिया तो मुझे एहसास हुआ कि कितना वक्त गुजर गया था। मरियम की तबीयत कुछ ठीक ना थी। इसकी आंखों में आंसू भरे थे। मैं जानता था कि वो एक जज्बाती वक्त से गुजर रही है। मैं अस्पताल से ही घर चला आया था। बच्चे के बाद मरियम मज़ीद मसरूफ़ हो गई। वो बहुत कम आया करती थी। इसके चेहरे पर पहले जैसी वो रौनक भी ना रही थी। इसकी फूफो ने इससे एक दो बार पूछा भी, मगर वो टाल गई। इस बच्चे का नाम अपनी माँ के नाम से सफ़ीना रखा था। मरियम जब भी घर में आती मैं ज़्यादा वक्त इसकी बच्ची के साथ गुजारता। मरियम अपने बाप और अपनी बेटी का प्यार देकर मुस्कुरा देती। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक ना थी, लिहाजा मैं सुस्ती से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मेरी बहन सुबह से मुझे 2-3 बार आवाज़ें लगा चुकी थी कि मैं उठकर नाश्ता करूं, मगर न जाने क्यों मेरा दिल घबराया हुआ था और कुछ भी खाने पीने को नहीं कर रहा था। आज चूँकि छुट्टी का दिन था, लिहाजा मुझे दफ्तर नहीं जाना था। वैसे तो मैं दफ्तर के जाने के औकात से भी पहले उठ जाया करता था और कुछ वक्त अपनी बहन के साथ गुजारा करता था, मगर आज छुट्टी होने की वजह से मैं दफ्तर से बाहर ही ना निकला था। तभी अचानक मेरे फ़ोन पर कॉल आई। नंबर मरियम के ससुर का था। मैंने फ़ोन फ़ौरन उठाया तो इसकी सास की आवाज़ सुनाई दी। इसने मुझे पैगाम दिया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, लिहाजा आप हमारे घर पहुंचो, और खट से फ़ोन बंद कर दिया। मैं हैरान और परेशान इसके अल्फाज पर गौर करता रहा और एक लम्हे बाद समझ आई, और जैसे ही इसके अल्फाज समझ आए मेरा दिल फट गया था। ये क्या कह रही थी? वो मरियम अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर खुदकुशी क्यों करेगी? मेरे वहम गुमान में बिना था सुबह ऐसी इतला सुनने को मिलेगी। मेरा दिल कांप रहा था, जबकि मेरी आंखों से आंसू रुआं थे। कहीं ये कोई मजाक तो ना था। मैंने दोबारा इसी नंबर पर कॉल मिलाई तो अब कि मरियम के ससुर ने फ़ोन उठाया। इसने भी यही कहा कि मरियम इस दुनिया में नहीं रही, इसने खुदकुशी कर ली है। मैं फ़ौरन ही अपनी बहन की जानब दौड़ा और इसे तमाम हकीकत बताकर अपने साथ मरियम के ससुराल की तरफ चल पड़ा। रास्ता ज़्यादा तवील ना था, मगर बड़ी मुश्किल से कटा। मेरा दिल किसी तौर काबू पर नहीं था। ऐसे कैसे मुमकिन था कि मरियम इतना बड़ा कदम उठा सकती थी? अगर इसे कोई मसला या कोई परेशानी थी तो इसने मुझसे क्यों ना राब्ता किया?
اس کا باپ ابھی مرا نہیں تھا، زندہ تھا۔ وہ ایک بار تو مجھے آواز دیتے، مجھے ایک بار پکارتی تو صحیح۔ میں تمام راستے اسی پریشانی میں مبتلا رہا کہ کہیں مجھ سے مریم کے معاملے میں کوئی غفلت تو نہیں ہو گئی۔ مجھے اس کے سسرال جا کر دیکھنا چاہیے تھا کہ اس کو وہاں کس چیز کی کمی تھی، یا کہیں وہاں پر وہ دکھی تو نہیں تھی۔ اس نے آج تک مجھ سے کوئی بھی دکھ درد نہ بانٹا تھا۔ اس نے تو شادی سے پہلے مجھ سے کبھی کوئی فرمائش اور خواہش کر کے مجھے تنگ نہ کیا تھا، تو خود سے زیادہ میرا اور اپنے پھپھو کا خیال رکھا کرتی تھی۔ مگر نہ جانے اس کے اوپر ایسی کیا قیامت گزری کہ اس نے خودکشی جیسا بڑا قدم اٹھانا پڑا۔ میں جو ہی مریم کے سسرال پہنچا تو میری بیٹی کی لاش زمین پر پڑی تھی، جبکہ داماد اس کے قدموں میں گرا پڑا تھا۔ اس کے والدین رو رہے تھے کہ ہمارا بچہ صدمے سے بے ہوش ہے۔ میں بچے کی لاش گھر پر لانے لگا تو ساس بولی، بچی کا جنازہ اس کے شوہر کے گھر سے ہی اٹھے گا۔ مجھ میں تو کچھ کرنے کی ہمت نہ تھی، جیسے میرے جسم سے کسی نے جان نچوڑ لی ہو۔ میں ضبط کے آخری مراحل پر تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں دہاڑے مار مار کر رو دوں۔ جب مریم چھوٹی تھی تو اس کی ماں اسے چھوڑ کر چل بسی تھی، جبکہ اب مریم اپنے معصوم بچی کو چھوڑ گئی ہے۔ جب میری بیٹی کو غسل دینے لگے تو ظالم ساس کو اس وقت بھی رحم نہ آیا۔ بولی کہ اس کا جسم تو اکڑا ہوا ہے، گرم پانی سے غسل دے دو۔ میں نے لاکھ منع کیا مگر اس عورت نے میری ایک نہ سنی۔ میں بے بس اور مجبور کھڑا تھا، کچھ نہ کر سکا۔ وہ میرے سامنے کھولتا ہوا پانی اندر لے کر گئی جہاں مریم کو غسل دیا جا رہا تھا، مگر اسی وقت اس کی سانس چلاتی ہوئی باہر آئی اور اندر سے اللہ اکبر کی آوازیں مجھے سنائی دینے لگی۔ میں بھاگا اندر گیا تو قدرت کا انصاف دیکھ کر سجدے میں گر پڑا، کیونکہ ابلتا ہوا پانی کا سارا دیچکا اس کی بیٹی پر جا گرا تھا، جبکہ مریم اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ حیران نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اس کی ناند بے انتہا چیخ اور چلا رہی تھی۔ اب مریم کی طرف کسی کا دھیان نہ تھا، بلکہ سب اس کی ناند کو بچانے میں لگے تھے۔ مریم کا سسر فوراً ہی گاڑی نکال کر اپنی بیٹی کو ہسپتال لے کر چلا گیا۔ مریم کا شوہر حیران نظروں سے مریم کو دیکھ رہا تھا، جبکہ میں اپنی بیٹی کو زندہ دیکھ کر کتنی ہی دیر سجدے سے ہی نہ اٹھ سکا۔ میں اپنی بہن کے ہمراہ اس وقت مریم کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی نواسی کو اٹھا کر وہاں سے چلا آیا۔ یہ سب کیا تھا؟ مریم میں نے گھر لا کر اسے پانی پلایا اور اسے پوچھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میری ساس ایک لالچی عورت ہے۔ آپ نے شادی پر اس قدر جہیز دیا اور ضرورت کا ہر سامان دیا، مگر اس کا دل نہ بھرا۔ ان کا لالچ ختم ہونے میں ہی نہ آتا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے مجھے مجبور کرنا شروع کیا کہ میں اپنے باپ سے مزید پیسہ لے کر آؤں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ تمہارے باپ کو اپنا گھر تمہارے نام کر دینا چاہیے، کیونکہ تم ان کے اس مکان کے اکلوتی وارث ہو۔ میں آپ کو کیسے آ کر کہتی کہ آپ یہ مکان میرے نام کر دیں، جبکہ آپ اور پھپھو یہاں رہ رہے تھے۔ میں نے ان کو انکار کر دیا اور میں ان کی کسی بلیک میلنگ کا شکار نہ ہوئی، اور اپنے باپ سے جا کر تو پیسہ ہرگز نہیں مانگوں گی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی جائیداد مانگوں گی۔ اس لیے انہوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ان کے جاننے والوں میں کسی لڑکی کو طلاق ہوئی تھی اور وہ بہت ہی امیر و کبیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ اب وہ اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کریں گی تاکہ ان کے ہاتھ میں مزید جائیداد بھی آ سکے۔ میں نے ان کو خوش رکھنے کی بخود کوشش کی، ہر پل ان کی خدمت میں لگی رہی، مگر انہوں نے مجھے ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ میرے شوہر کے سامنے تو مجھ سے اچھا سلوک کرتی، مگر اس کی جاتے ہی اپنی اصلیت پر اتر آتی۔ میں نے اپنے شوہر کو اس کا بتانے کی کوشش کی، مگر اس نے میری بات پر اعتبار نہ کیا، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی ماں کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن وہ صرف اس کے سامنے ہی ہوا کرتا تھا۔ میں اسے یقین نہ دلا پائی تھی۔ ویسے بھی میں زیادہ زور نہ دیا اور اپنی ساس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک دن اس حد تک چلی جائیں گی کہ میرے قتل کے درپے ہو جائیں گی، تاکہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اس امیر لڑکی سے کر سکے جو طلاق لے کر اپنے گھر بیٹھی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر پر زور دیا کہ وہ مجھے طلاق دے دے، مگر میرے شوہر نے صاف انکار کر دیا۔ تو میری ساس نے مجھے کچھ ایسی دوائی پلائی جس کی وجہ سے میرا جسم بالکل سن ہو گیا اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ مجھے خود بھی یہی لگا تھا کہ جیسے میں مر گئی ہوں۔ انہوں نے ساتھ ہی میرے شوہر کو بھی ایسی دوا پلائی تھی کہ جو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، مگر اس کی حالت مجھ سے کافی بہتر تھی۔ ایک کانوں میں آوازیں تو آ رہی تھی، مگر میں بولنے اور سننے سے قاصر تھی، اور اس کے بعد میں بالکل ہی میٹھی اور گہری نیند سو گئی۔ اس نے شاید آپ سب کو یہی اطلاع دی تھی کہ میں مر گئی۔ میرے کفن دفن کا انتظام شروع کر دیا، کیونکہ مجھے دفنانے کے بعد
बआसानी मेरे शोहर की दूसरी शादी हो सकती थी। मेरे शोहर को भी यही बताया गया था कि मरियम अब इस दुनिया में नहीं रही और इसको ऐसी दवा दी गई कि मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर ना जा सके, क्योंकि अगर वो मुझे अस्पताल ले जाता तो शायद डॉक्टर को मालूम हो जाता कि मैं ज़िंदा थी। वो तो खुद नीम बेहोश हालत में पड़ा था। सबको यही लगा कि मैं मर गई हूँ। जब मुझे नहलाने लगे तो मुझ पर डालने से पहले ही नन पर गर्म पानी गिरा तो वो चीख उठी और इसकी चीखों की आवाज़ में मैं होश में आ गई और मेरी हालत बेहतर हो गई। मेरी सास ने मुझे ज़िंदा ही दफन करने का ड्रामा रचाया था। ये शायद इसे भी यही लगा हो कि मैं वाकई मर चुकी हूँ। मैंने आपको इसलिए तमाम बातें नहीं बताई थी कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आपने पहले ही पूरी ज़िंदगी बहुत दुख उठाए थे। अम्मा की मौत का गम हम सब के लिए कितना भारी था, ये मैं अच्छी तरह जानती थी। मैंने हर पल आपकी आंखों में तकलीफ़ और दर्द देखा है, लिहाजा आपको अपनी वजह से मज़ीद तकलीफ़ में मुब्तला नहीं करना चाहती थी। अपनी बेटी की बात सुनकर मेरा दिल तड़प उठा। भला मेरी बेटी की तकलीफ़ से ज़्यादा मेरे लिए क्या सुख की बात थी। तो मुझे एक बार बताती मरियम, मैं तुम्हें कभी भी जुल्म बर्दाश्त करने ना देता। एक घर तो क्या, मेरे बस में जो कुछ होता मैं तुम्हारे नाम लिख देता। मुझे मालूम था आप यही करेंगे बाबा, इसीलिए तो मैंने आपको नहीं बताया। मैं आपसे ये घर कैसे छीन सकती थी। यहाँ पर मेरी माँ की यादें मौजूद हैं, यहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन वक्त गुजारा है, तो मैं एक पल में आपसे ये घर कैसे छीन कर अपनी सास के नाम कर देती। वैसे भी इनका तकाजा गलत था। मैं इनकी किसी भी गलत बात को मानने के लिए तैयार ना थी। मरियम की आप बीती सुनकर मैंने अपनी बेटी के सर पर हाथ रख दिया। इसकी सास ने जो जुल्म किया था इसका सिला इसे मिल गया। इसकी बेटी बुरी तरह झुलस गई थी, जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थी। जब अल्लाह ने इंसाफ कर दिखाया तो मैंने भी चुप साध ली, वरना मेरा यही इरादा था कि इन पर पुलिस केस करवाऊंगा और मरियम की सास को जेल की हवा खानी पड़ेगी। मगर मैंने रब की रज़ा की खातर दरगुजर से काम लिया। अगर मरियम को होश ना आता और इसे ऐसे ही दफन कर दिया जाता तो क्या होता, ये सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसकी नंद की तबीयत संभली तो इसे घर भेज दिया गया। तब मरियम के शोहर और ससुर को मरियम का ख्याल आया तो वो इसे लेने चले आए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बीवी ने मरियम के साथ इतना कुछ गलत कर रखा है। मुझे मरियम की दवाई खिलाने के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम। मरियम का ससुर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोला था, जबकि इसका शोहर तो मेरे पैरों में ही बैठ गया था। मैं मरियम को दिल जान से चाहता हूँ और अपनी बेटी सफीना में भी मेरी जान बसती है। ऐसे में मैं मरियम को कैसे छोड़ सकता हूँ। मुझे मालूम था कि अम्मा मरियम को तंग करती है, मगर मैंने एक रवायती सास और बहू वाला झगड़ा ही समझा था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी माँ दौलत की इस कदर लालच होगी कि वो मेरी बीवी को कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करेगी। आप मुझे माफ़ कर दें, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा मरियम को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। इसने मुझसे वादा किया तो मैंने इसको पकड़कर अपने पास बैठा लिया। मैं इन दोनों बाप बेटे को माफ़ तो कर सकता था, मगर दोबारा इन पर एतबार नहीं कर सकता था। मेरी बेटी कभी भी तुम लोगों के साथ इस घर में नहीं जाएगी। मैंने अपना फैसला सुनाया और मरियम की जानब देखा। मुझे मालूम था कि वो मेरे फैसले की गर्दानी नहीं करेगी और मेरी बात मानेगी। आप हक बजा हैं। अगर किसी की बेटी के साथ भी ऐसा सलूक किया जाता तो इसका यही तकाजा होता। मरियम का ससुर बोला था, अगर तुम मेरे इस घर में घर दामाद बनकर रहना चाहती हो तो रह सकते हो। मैं कुछ सोचकर बोला था। मेरी बात सुनकर मरियम और इसका शोहर दोनों ही चौंक पड़े। हाँ, यही बेहतर है, मरियम का ससुर कुछ देर में बोला तो मैंने बेइत्मीनान भरी सांस ली थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरी मरियम मेरी नज़रों के सामने ज़्यादा खुश रह सकती थी।